तो आप सभी को नमस्कार। तो आज हम यूनिट 1 लेक्चर 1 सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लेक्चर शुरू करने जा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर कल था। तो आपने कल वहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक ब्रीफ डिस्कशन देखा होगा। तो आज हम यूनिट 1 यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सिर्फ एक बीबीए का सब्जेक्ट है, लेकिन ये सोचना गलत है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई बैंक में पैसा पड़ा है, तो वह पैसा सड़ता ही रहता है। कैसे सड़ता है कि उसका मतलब हिडन एक एनिमी होता है जिसका नाम होता है इन्फ्लेशन। एक हिडन एनिमी होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आपको इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन। और ये जो इन्फ्लेशन होता है आपका जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है उसको खाते ही रहता है। कैसे कि इन्फ्लेशन 5% से इंडिया में बढ़ता रहता है, लेकिन हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा रहता है वो 3 या 2% से इंटरेस्ट कमाता है। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पैसा बैंक में है वह पैसा हम लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक इन्फ्लेशन एक हिडन एनिमी होता है। जैसे कि अगर आपके पास आज 100 रुपये है बैंक में, लेकिन इन्फ्लेशन होने से वो 100 रुपये का वैल्यू घट के 95 रुपीज़ हो जाता है। लेकिन कवर अप करने के लिए हमारे बैंक सिर्फ हमें 2 रुपीज़ ही देते हैं, लेकिन 3 रुपीज़ का लॉस होता है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हेज करना होता है। यहाँ पे आपको शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो करेंसी और मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अपने पैसा को उस जगह पे डालना जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा अच्छा रिटर्न मिले इन कंपैरिजन टू दी सेविंग अकाउंट इन द बैंक। तो इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम लोग बच्चों का, चिल्ड्रन का यानी कि फंडिंग, स्कूल फंडिंग करना होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम लोग को बच्चों का मैरिज करना होता है तब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये होल सम अमाउंट होता है। यहाँ पे रिटर्न और रिस्क सभी होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमाइजिंग रिटर्न होना चाहिए, यानी कि रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए, लेकिन रिस्क मिनिमाइज होना चाहिए। पर बताया जाता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। ठीक है, तो सॉरी। तो आज हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जानेंगे। ये यूनिट 1 का नेचर, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप तो आपको बता दें इन्वेस्टमेंट का, और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क और इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा।
तो आज ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो पहले लिखा गया है कि सेटिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स। सेटिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स यानी कि द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, सच एज वेल्थ क्रिएशन के लिए करना है, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना है, या फिर घर किनने यानी कि खरीदने के लिए करना है, बाइंग हाउस, और फंडिंग एजुकेशन के फंड के लिए करना है। क्लियर गोल्स हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर हमारे पास गोल्स क्लियर होता है कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना है, तभी हम लोगों को राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सेलेक्ट करने में हम लोगों को हेल्प होता है। तो सेकंड में आता है गोल्स हम लोगों ने सेट कर लिया, उसके बाद आता है एसेसिंग रिस्क एपेटाइट। एसेसिंग रिस्क एपेटाइट मतलब एवरी इन्वेस्टर हैज़ अ डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस, यानी कि सभी इन्वेस्टर के पास डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होते हैं बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक एज। अगर कोई यंग एज होगा तो वो हाई रिस्क ले सकता है, अगर वो ओल्ड एज होगा तो वो लोग यानी कि लो रिस्क लेते हैं इनकम के हिसाब से। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम है तो वो हाई रिस्क ले सकते हैं, और किसी के पास कम इनकम है तो वो लो रिस्क लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मार्केट नॉलेज। अगर किसी के पास मार्केट नॉलेज ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, तो वह ज़्यादा रिस्क उठाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज होता है कि अगर मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा तभी मैं अपने इस स्टॉक से बहुत रिटर्न कमा सकता हूँ, बहुत रिटर्न निकाल सकता हूँ, क्योंकि उनको नॉलेज होता है। तो वह रिस्क एपेटाइट को एसेस करना ज़रूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिस्क एपेटाइट हेल्प्स इन चूजिंग बिटवीन लो रिस्क फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स एंड हाई रिस्क स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। सो इस रिस्क एपेटाइट को जानने से हम लोगों को यह पता चलता है कि हम लोगों को लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट उठाना है या फिर हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट उठाना है, या रिस्क एपेटाइट एसेस करने से हम लोग को पता चलता है। और थर्ड में आता है आपका एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो अब आपने रिस्क को एसेस कर लिया, उसके बाद गोल भी हमने सेट कर लिया। अब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहिए। तो इन्वेस्टर को नीड टू रिसर्च वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ईच ऑप्शन इज डिफरेंट रिस्क लेवल्स, रिटर्न्स एंड लिक्विडिटी फैक्टर्स। तो अगर हमारा गोल सेट हो गया है और हम लोगों ने रिस्क को एसिस रिस्क एपेटाइट को एसेस कर लिया है, तो उसके बाद हम लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहिए। या हम स्टॉक खरीदे, या फिर हम बॉन्ड खरीदे, या म्यूचुअल फंड में लगाए पैसे, या फिर रियल एस्टेट खरीदे, या फिर गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा को रख दे। तो ये जो 5, 6, 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, इनका सभी का डिफरेंट रिस्क लेवल्स होता है और रिटर्न्स और लिक्विडिटी फैक्टर्स होते हैं। और आपके पास जो एस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद अब एसेट को एलोकेट एंड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अब आपने स्टॉक चुना, सो सभी चुनने के बाद आपको कॉन्सनट्रेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन कॉज द रिस्क। तो स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस रिड्यूसेस रिस्क एंड इंश्योर स्टेबल रिटर्न्स। सो अगर
स्टॉक मार्केट घटता है तो कोरिलेशन के हिसाब से रियल एस्टेट एंड बॉन्ड्स बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपना स्प्रेड यानी कि कर लिया, डिफरेंट एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस कर लिया, तो यह रिस्क रिड्यूस करता है और इंश्योर करता है स्टेबल रिटर्न्स। सो इट इज सेड दैट अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बैलेंसेस हाई रिस्क एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोगों ने एसिड को एलोकेट कर लिया कि स्टॉक में कितना लगाना है, बॉन्ड में कितना लगाना है और रियल एस्टेट में कितना लगाना है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट आफ्टर रिसर्च एंड प्लानिंग। आप लोग हम लोगों ने रिसर्च कर लिया स्टॉक किस स्टॉक में लगाना है, किस बॉन्ड किस कंपनी के बॉन्ड को खरीदना है, हम लोगों ने रिसर्च कर लिया। सो आफ्टर रिसर्च एंड प्लानिंग इन्वेस्टर प्रोसीड विद द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बाय ओपनिंग अकाउंट्स, डिपॉजिटिंग फंड्स। अब क्या करेंगे, डीमेट अकाउंट बनाएंगे, ग्रो में बनाएंगे, जीरोदा में बनाएंगे या एंजल वन या किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट यानी कि ब्रोकर ऐप में बनाएंगे अपना अकाउंट। उसके बाद वहाँ पे फंड डिपॉजिट करेंगे और ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन अ लॉम्प सम और सिस्टमेटिकली एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ये सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के बारे में आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया तो उस इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, उसको मॉनिटर और रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि कभी तो इन्वेस्टमेंट घटता है तो कभी हमारा रिटर्न बढ़ता है तो कभी हमारा रिटर्न घटता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग कंपनी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज एसेंशियल। इन्वेस्टर्स शुड कंसिडर मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कंपनी परफॉर्मेंस टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। कोई बोलते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है, लेकिन वो कंपनी किस इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में है, वो या तो स्टार्टअप फेज में है या फिर ग्रोथ फेज में है या फिर वो मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेज। अगर डिक्लाइन फेज में होता है कोई भी कंपनी तो आप लोगों को वो स्टॉक बेचकर वहाँ से इमीडिएटली निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट में आता है कि विड्रॉइंग और री इन्वेस्टिंग रिटर्न्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गोल्स। हमने कौन सा गोल चुना था उसी के हिसाब से इन्वेस्टर्स कैन आइदर विड्रॉ फंड्स व्हेन नीडेड, एग्जाम्पल पोस्ट रिटायरमेंट, और री इन्वेस्ट द रिटर्न टू मैक्सिमाइज wealth through compounding. A disciplined and well-planned investment approach helps in achieving long-term financial success. तो हम लोगों को यही पता चला कि इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहले आता था आपका इन्वेस्टमेंट गोल सेट करिए, उसके बाद अपने रिस्क यानी कि जो इन्वेस्टर्स के रिस्क को, एपेटाइट को एसेस कीजिए। फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत सारा है, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद एसिड अलोकेट एंड डाइवर्सिफिकेशन कीजिए कि मुझे किस एसिड्स में डालना है, बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, किस में डालना है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ही हम लोगों को रिस्क को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके वो इन्वेस्टमेंट को हर साल हमको मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहना चाहिए, और कभी ज़रूरत पड़े यानी कि गोल ख़त्म हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट हमने जो अमाउंट यहाँ पे रखा था, जो गोल था वो ख़त्म हो जाए तो हम उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। कि बोला जाता है कि अ डिसिप्लिन्ड एंड वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हेल्प्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस। अब
उसके बाद अब इन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर यानी कि सेकेंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिसके पास सरप्लस फंड होता है, जो उसने बिजनेस से, जॉब से या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ होता है। उसके बाद वो उस पैसे को और बढ़ाना यानी कि मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो उन लोगों को इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं। इन्वेस्टर कैन बी कैटेगराइज्ड based on their investment style, risk tolerance, and financial goals. The main types of investors are first, retail investor. ये रिटेल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिसके पास बहुत कम पैसा होता है और नॉलेज भी कम होता है और उनके पास इंफॉर्मेशन भी कम होता है। इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि हर एक आप और हम भी एक रिटेल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। Individual investors who invest their personal money in stocks, mutual funds, bonds, or real estate for wealth creation and financial securities. उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि हम लोगों के बात आता है आपका, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक्टिव इन्वेस्टर भी हो सकता है या फिर पैसिव इन्वेस्टर भी हो सकता है। एक्टिव इन्वेस्टर्स मतलब जो एक्टिवली मैनेज करता है अपने पोर्टफोलियोज को। इन्वेस्टर्स हु एक्टिवली मैनेज देयर पोर्टफोलियोज रेगुलरली बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स और अदर एसेट्स बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। एक्टिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते ही रहते हैं, रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली बाय करते हैं, स्टॉक को सेल करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्टॉक्स, ठीक है, अदर एसेट को छोड़ देते हैं। वो रेगुलरली बाय करते हैं और सेल करते हैं स्टॉक्स को, उनको एक्टिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद पैसिव इन्वेस्टर्स यानी कि दोज हु प्रीफर ए लॉन्ग टर्म अप्रोच। पैसिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होता है जो लॉन्ग टर्म अप्रोच यानी कि बाइंग, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते हैं। वो एक बार बाय करते हैं फिर उसके बाद वह उस स्टॉक यानी कि इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स एंड होल्डिंग देम फॉर स्टडी ग्रोथ विदाउट फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। वो लोग रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते हैं। उसके बाद ये एक्टिव इन्वेस्टर्स और पैसिव इन्वेस्टर के बाद आपके पास आता है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होता है जिसके पास बहुत सारा रिस्क लेने का एक हिम्मत होता है, यानी कि रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स लाइक स्टार्टअप्स एंड वोलाटाइल मार्केट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रिटर्न। सिर्फ वो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे वो क्या करते हैं, रिटर्न ज़्यादा मिलने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न बोला जाता है, इसलिए वह रिस्क जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। उसके बाद आपका आता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। ये लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर का उल्टा होता है, यानी कि लो रिस्क इन्वेस्टर्स who prefer safe investments like fixed deposits, government bonds, and blue chip stocks to protect capital and earn stable returns। यानी कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट को प्रीफर करते हैं, यानी कि जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स, ऐसे जहाँ पे रिस्क कम हो, रिटर्न भी कम हो लेकिन रिस्क कम हो, उसी, क्योंकि उन लोगों को अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है और रिटर्न भी उन्हें उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, स्टेबल रिटर्न्स चाहिए। उसके बाद आता है वैल्यू इन्वेस्टर्स। सो वैल्यू इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होता है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढते ही रहते हैं और ढूंढने के बाद वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स में जिसका फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे भी एक वैल्यू इन्वेस्टर्स है।
Investors look for undervalued stocks and invest in companies with strong fundamentals for long term wealth creation. उसके बाद आता है ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ग्रोथ इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फोकस करते हैं उस कंपनी में जहां पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, और वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। सो उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं, यानी कि स्टार्टअप जैसे में वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद जब स्टार्टअप की बात आ जाए तो पहले जो आइडिया आपके दिमाग में जनरेट हुआ था उसको हकीकत में लाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उस पैसे को हम लोग कहाँ से लाते हैं, वो हम लोग लाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स से। Wealthy individuals who invest in startups and early stage business in exchange for equity ownership। तो एंजल इन्वेस्टर्स ही वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे स्टार्टअप में। उसके बाद जब स्टार्टअप बढ़ता रहता है तभी वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और उसके बाद वो हम लोगों को फंडिंग देते हैं। सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग ऐसे ही देते रहते हैं। सो इन्वेस्टर्स फर्म्स और इंडिविजुअल्स दैट प्रोवाइड फंडिंग टू startups and small businesses with high growth potential in exchange for equity or partial ownership। और वेंचर कैपिटलिस्ट उसके बाद आप सभी को एक इन्वेस्टर्स जो की है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में आप लोगों को मैं नहीं बता रहा था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कॉरपोरेशंस होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, private entity and many others, like organizations like bank, insurance companies, pension funds, mutual funds and hedge funds that invest huge amounts of money in financial markets। So इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं है। इन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, इन लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट यानी कि मनी होता है, इन लोगों के पास ज़्यादा रिसर्च करने का इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इसको मैं लास्ट में आपको बता रहा था। सो थैंक यू। आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम लोगों ने एक चीज़ जाना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, इन्वेस्टमेंट वाई, और इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखा, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर सीखा। सो कल के लेक्चर्स में आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, and investment versus speculation। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन के बारे में लेक्चर्स आएंगे। सो आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।